प्रोडक्ट। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? यहाँ पे डेफिनेशन है कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग की। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, acquisition, user consumption that might satisfy a want or a need. It includes physical objects, services, persons, places, organizations and ideas. कह रहा है कोई भी चीज जो मार्केट में ऑफर की जा सकती है, यानी कि वो की जा रही हो या की नहीं जा रही हो, यानी कि सप्लाई है या फिर स्टॉक है। जो चीज मार्केट में ऑफर की जा सकती है, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो स्टॉक हो, वो चीज प्रोड्यूस हो गई है। अब अगर वो लोगों की अटेंशन में लाई जा रही है, लोग उसे अक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यूज या कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि गुड्स, सर्विसेज हो सकती हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और आइडियाज भी होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि गुड्स हैं या सर्विसेज है या आइडिया है या कोई कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल करेक्टरिस्टिक्स का, जो कि सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गुड है वो फिजिकल एंटिटी है, फिर जो सर्विसेज है वो आपके पास नॉन फिजिकल ऑफरिंग है, आइडियाज जो है इसमें आपके पास फिलोसफीज होती है, इमेजेस होते हैं, या फिर सोल्यूशंस होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल आपको प्रोवाइड करता है और आप उसके बदले में उसे पे कर रहे होते हो। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया जिसमें आपके पास गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज आ गए। फिर आपके पास गुड्स जो है फिजिकल है, सर्विसेज जो है वो नॉन फिजिकल है, आइडियाज भी नॉन फिजिकल है। बस फर्क ये है कि आइडियाज में कोई इमेज, कोई आइडिया, कोई सोल्यूशन, कोई फिलोसफी सेल की जा रही हो किसी प्रोफेशनल के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड आइडिया। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोडक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट। अगर प्रोडक्ट रिलेट नहीं करेगा आपसे या आप प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकते, तो आप प्रोडक्ट के बारे में सुनना भी नहीं चाहोगे, परचेज तो करना बहुत दूर की बात है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जब मैं टीचिंग में आया था नया नया, तो उस वक्त जो है मेरी आवाज बहुत ज्यादा डेवलप थी, तो मैं बहुत जोर से बात करता था। तो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मुझे इस तरीके का कोई स्पीकर परचेज करना होगा। लेकिन अब जब मेरा गला खराब हो गया, तो फिर मैंने क्या किया, अपनी आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए वॉइस एम्पलीफायर परचेज किया। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि जब मुझे इसकी रेलेवेंसी पता चली, जब मैं इसे रिलेट करना शुरू हुआ, तब मैंने इसे परचेज किया, वरना इससे पहले मैंने इसे परचेज नहीं किया था। तो एक प्रोडक्ट जो है रिलेट करना चाहिए। अगर आप बिरयानी खाते हो, तो आपके लिए बिरयानी प्रोडक्ट है क्योंकि आप उससे रिलेट कर सकते हो। एक बंदा जो है वो सुशी खाता है क्योंकि वो जो है कच्चा गोश्त खा सकता है, वो रिलेट कर सकता है। लेकिन एक बंदा कहेगा कि भाई गोश्त हमेशा पका हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उस गोश्त को आप पका नहीं लो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। प्रोडक्ट जो है आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विदाउट कम्युनिकेशन बंदे को पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है? भाई अभी मुझे एक बच्चा आके पूछता है कि सर आपकी जो चैप्टर नंबर 8 की वर्कशॉप हो गई, तो मैं कहूंगा 8 की वर्कशॉप हो गई, तो आप बोलोगे कि सर आपने ग्रुप में नहीं बताया। मैंने बोला मैंने ग्रुप में नहीं बताया। तो आप कहते कि सर अगर आप ग्रुप में बताते तो मैं चैप्टर नंबर 8 की वर्कशॉप ले लेता। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज कम्युनिकेट नहीं करूंगा, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट मौजूद है सेल होने के लिए? तो लोग परचेज ही नहीं करेंगे, लोग अवेल ही नहीं करेंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू कम्युनिकेट योर कस्टमर कि आपका एक प्रोडक्ट मौजूद है और वो यहाँ पे मिल रहा है, इस टाइम पे मिल रहा है, तो आप परचेज कर लो, इस प्राइस में मिल रहा है, परचेज कर लो। ठीक है, बाय द वे मैंने चैप्टर नंबर 8 की वर्कशॉप नहीं कराई है, तो परेशान नहीं हो, वो कल है। ठीक है। प्रोडक्ट नीड्स अ नेम। प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। कि हम कभी नाम रखते हैं वर्कशॉप, कभी हम रखते हैं एक्सिलरेटेड बैच, कभी हम रखते हैं क्रैश कोर्स, कभी हम रखते हैं पोस्ट रिजल्ट बैच, कभी हम रखते हैं न्यू बैच। तो ये नाम होते हैं प्रोडक्ट के। इसी तरीके से प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक रिस्ट वॉच है। मैंने आपसे कहा कि यार ये किस कंपनी की है, तो आपने कहा कि यार ये तो स्विस कंपनी की है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मौजूद है, तो आप नाम से रिलेट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। लिखा है प्रोडक्ट शुड बी अडेप्टेबल। प्रोडक्ट के अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट अडेप्टेबल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा,
तो सिचुएशन के साथ, वक्त के साथ, हालात के साथ, सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अगर वो फ्लेक्स नहीं करेगा तो प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे हमजा उमर का मैसेज है, सलाम सर, 5 मिनट लेट हुआ, आप बहुत आगे निकल गए। तो हमजा परेशान नहीं हो, मैंने अभी प्रोडक्ट जो है वो शुरू किया है, तो प्रोडक्ट जो है मैं रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले का जो पार्ट है मैंने सेपरेट रिकॉर्डिंग रखी है, 10 मिनट की होगी। तो तुम वो क्या करना कि बाद में आराम से क्लास के बाद देख लेना, 10 मिनट का पार्ट है, तुम कवर कर लोगे। मैं प्रोडक्ट रिवाइज करा देता हूँ ताकि तुम क्या करो कि वापस से जो है कंटिन्यू कर लो, वहीं से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और अ नीड। कि कोई भी चीज जो मार्केट में ऑफर की जा सकती है, अगर की जा रही है तो सप्लाई, अगर की नहीं जा रही तो स्टॉक। यानी कि कोई भी चीज प्रोड्यूस हो गई है तो जाहिर सी बात है लोगों की अटेंशन के लिए अब आप उसको शो करोगे तो लोग अपनी अटेंशन देंगे, उसके बाद वो उसे परचेज करेंगे, अक्वायर करेंगे, उसे वो यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। उनकी वांट सेटिस्फाई हो या नहीं हो, नीड सेटिस्फाई हो नहीं हो, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, पर्संस, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और आइडियाज भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन दी थी कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने। प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि चाहे वो गुड हो, सर्विसेज हो, आइडिया हो या कोई कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का, जो कि सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे आपके पास गुड्स जो है फिजिकल हैं, सर्विसेज नॉन फिजिकल हैं, आइडियाज भी नॉन फिजिकल है। बस फर्क ये है कि आइडियाज में कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज, इमेजेस और सोल्यूशंस होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स आपको दे रहे होते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रोडक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकते तो आप प्रोडक्ट को परचेज नहीं करोगे। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नहीं ये तो एग्जाम्पल सही नहीं होगी, ठीक है। एक बंदा जो है वो फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है, उसके जो दोस्त यार है वो स्मोकिंग करते हैं, वो शीशा पीते हैं, वो तंबाकू खाते हैं, वो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो फिटनेस का ख्याल रखता है, तो उसके दोस्त जो है उसको कहेंगे, कन्विंस करेंगे, भाई तुम सिगरेट पी लो, अब तो सस्ती हो गई है, तुम सिगरेट पी लो, अब तो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। तो आप बोलोगे भाई मुझे नहीं पीनी क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट, अगर वो रेलेवेंट नहीं होगा तो लोग परचेज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, प्रोडक्ट जो है कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अगर एक आईटी की, एक एआई की वर्कशॉप हो रही थी और वो वर्कशॉप थी 500 रुपए की, तो दो दोस्त बड़े एक्साइटेड होते हैं एआई की वर्कशॉप्स को लेकर, एक दोस्त चले गया, दूसरा नहीं गया, क्योंकि दूसरे दोस्त को पता ही नहीं था। अब पहला दोस्त वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, उसने दूसरे दोस्त को बताया कि मैंने एआई की वर्कशॉप ली थी, बड़ी जबरदस्त थी। तो दूसरा बोलेगा भाई मुझे भी बता देता। तो बोलेगा यार तुझे इसलिए नहीं बताया, तू कंजूस है ना, तो वो 500 रुपए की वर्कशॉप थी, तू अटेंड नहीं करता। तो दूसरा बंदा बोलता अगर तू मुझे कम्युनिकेट कर देता तो मैं अटेंड कर लेता। तो अगर मुझे कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे वो चीज अवेल करनी है या नहीं करनी। प्रोडक्ट नीड्स अ नेम। अगर प्रोडक्ट का नाम होता है तो हम उससे एसोसिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट करते हैं, कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट जो अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रोडक्ट वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ, कस्टमर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ चेंज कर जाना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक आपके पास होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि कंज्यूम कर लिया जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज करता है, कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद नॉन बिजनेस यूज में ले जाता है। और फिर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस परचेज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट की 4 क्लासिफिकेशन है: कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को कितना फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हो। जैसे मिल्क रोज के रोज परचेज होता है, न्यूज़पेपर रोज के रोज परचेज होता है, जो आप मिनरल वाटर पीते हो रोज के रोज परचेज करते हो, या च्युइंगम परचेज करते हो रोज के रोज परचेज करते हो, सिगरेट जो परचेज करते हैं रोज के रोज परचेज करते हैं, या जो वो लंच परचेज करते हैं रोज के रोज परचेज करते हैं। तो ये वो चीज है जो कि फ्रीक्वेंटली परचेज की जाती है, तो उसको हम कहेंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट।
यानी कि हम इसको जब चाहें परचेज कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं, तो ये कन्वीनियंट हो जाती है हमारे लिए। शॉपिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप कम फ्रीक्वेंसी में परचेज कर रहे होते हो। जैसे कि आप उसको डेली परचेज नहीं करोगे, शायद आप उसे वीकली परचेज कर लो, फोर्टनाइटली परचेज कर लो, आप उसे मंथली परचेज कर लो। तो जब इंसान के पास सैलरी आती है तो वो क्या करता है, गूगल ड्राइव की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवा लेता है, या उसने कोई चैट जीपीटी का पेड वर्जन परचेज किया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवा लेगा, या वो जिम जाता है तो जिम की फीस पे कर देगा। ये आपके लिए क्या है, शॉपिंग प्रोडक्ट है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट ये होते हैं कि जो कि आप शायद जिंदगी में एक बार परचेज करते हो, या बहुत ही लेस फ्रीक्वेंसी के साथ परचेज करते हो, 5-6 साल में एक दफा परचेज कर ली। या आपने क्या किया, रोलेक्स की वॉच परचेज कर ली जो कि मे बी 50-60 हज़ार रुपए से शुरू होती है। या आपने क्या किया कि एक ऐसी गाड़ी परचेज कर ली जो कि बहुत ही लग्जरियस है, तो आप जिंदगी में एक ही बार परचेज कर सकते थे। या आपने एक वर्ल्ड टूर लगा ली जो जिंदगी में एक ही दफा कर सकते थे। तो दिस इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है परचेज होने की, वो स्पेशलिटी में चले जाते हैं। जिनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है वो शॉपिंग में, और जिनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है परचेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कन्वीनियंस में चले जाते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला आपके पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि जिसमें आप उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 कैटेगरी आ जाती है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, कैपिटल आइटम और सप्लाईज। सबसे पहले सबसे इजी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नॉन ह्यूमन नेचर के हैं। एक आपके पास होता है नेचुरल रिसोर्सेस, एक आपके पास होते हैं कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल की बात करो तो रॉ मटेरियल आपके पास वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं या वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो आप नेचर से हासिल करते हो, आप बिजनेस में लेके जाते हो, उनको कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे परचेज इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सको। तो ये रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो कैपिटल आइटम्स या कैपिटल गुड्स वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिजनेसेस परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, वेपन्स हो गए, व्हीकल हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया। ये तमाम चीजें क्या आपके पास कैपिटल आइटम है। रॉ मटेरियल और कैपिटल आइटम तो दो इजी चीजें थी। सप्लाईज की बात कर लेते हैं। सप्लाईज भी कंपैरेटिवली इजी है। सप्लाईज भी कंपैरेटिवली इजी है। आपके पास जो है वो एक फर्नीचर मौजूद है। उस फर्नीचर को आप देखते हो आपको क्या नजर आता है, आपको लकड़ी नजर आती है, आपको शीट नजर आती है उसके ऊपर जो लगी होती है, पेंट नजर आता है जिसके ऊपर हुआ होता है, आपको उसके हैंडल्स और उसके जो लॉक्स नजर आते हैं, आपको उसके डिजाइन एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं। आपको क्या नजर नहीं आ रहा होता, वो कपड़ा जिससे इस फर्नीचर को पोंछा गया था, वो ऑयल या लुब्रिकेंट जिससे इसको चमकाया गया था, पॉलिश जिससे इसको समझाया सब चमकाया गया था, या वो पानी से जिसको धोया गया था, वो कीलें जिससे इसको इंटीग्रेट किया गया है, वो सोल्यूशन जिससे इसको जोड़ा गया है, होल्ड किया गया है। तो वो तमाम चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं। ये आपके पास जो है सप्लाईज का पार्ट हो जाती है। सप्लाईज जो है आपके पास वो इनसिग्निफिकेंट जो है कमोडिटीज होती हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज तो होती हैं लेकिन नजर नहीं आती हैं। लेकिन अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो इनकी इनकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है। फिर लास्ट आ रहा है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि होते तो फिनिश फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि होते तो फिनिश्ड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आप उसको इंटीग्रेट करते हो प्रोडक्शन के लिए। जब आप गाड़ी बनाते हो तो उसके अंदर एसी लगता है। अब गाड़ी का जो एसी है उसका सिर्फ सिंगल पर्पस होता है गाड़ी में लगना, लेकिन आप उसको आइसोलेशन में भी तो यूज कर सकते हो। फिर गाड़ी के अंदर बैटरी लगती है, बैटरी का पर्पस ही होती है गाड़ी में लगना, लेकिन बैटरी को आप अलग से भी यूज कर सकते हो यूपीएस चलाने के लिए, कोई मशीन चलाने के लिए। फिर आपके पास गाड़ी के अंदर जो है वो हॉर्न लगता है, आप हॉर्न जो है अलग से भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर टायर्स लगते हैं, टायर्स आप अलग से भी यूज कर सकते हो। गाड़ी के अंदर जो है वो स्पीकर सिस्टम लगता है, साउंड सिस्टम लगता है, आप उसको अलग से भी यूज कर सकते हो। गाड़ी के अंदर जो है मिरर्स लगते हैं, आप उनको अलग से भी यूज कर सकते हो। ये तमाम फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इन सबको असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। इसी तरीके से आपके पास एक सर्वर रूम मौजूद है। सर्वर रूम एक रूम है, उसके अंदर आपने जितने भी सर्वर्स रखे हुए हैं वो भी आपके पास मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं। लेकिन सर्वर रूम जो है वो हीट अप ना कर जाए, आपने उस रूम के अंदर एसी लगाया हुआ है, वो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। जबकि एसी क्या है,
अलग से रूम में लगा हुआ हो तो वो आपके लिए क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट अगर आप असेंबलिंग के लिए यूज करते हो, कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। उम्मीद है कि आपको जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट समझ आ गए होंगे। दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट में तीन कैटेगरीज होती है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। और आपके पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उसमें चार होते हैं, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और सप्लाईज। चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के। रिलेवेंट होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई सवाल का पूछ लें जी। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज वो इंटेंजिबल पार्ट होता है प्रोडक्ट का, कि ये वो एक्शंस है, ये वो एफर्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शंस और एफर्ट्स। वो एक्शंस और एफर्ट्स इंसान की भी हो सकती हैं, मशीन की भी हो सकती है। कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मसाज करवानी है तो मैं जाके क्या कर सकता हूँ, फेशियल मसाज करवा सकता हूँ एक हेयर ड्रेसर से, एक हेयर स्टाइलिस्ट से। तो वो क्या करेगा, फेशियल मसाज मुझे करके दे देगा। तो मैंने उससे एक्शन के एक एक्शन करवाया और बदले में पैसे दिए। और यही जो मसाज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जो है वो कमर का मसाज करवाना है तो आपके पास जो है मसाजर्स आते हैं। आपने क्या किया, वो मसाजर को अपने कमर पे लगाया, मशीन ऑन कर दी, तो वो आपको क्या कर देगा, मसाज करके दे देगा। तो आप किसी प्रोडक्ट से भी सर्विस हासिल कर सकते हो, किसी बंदे से भी सर्विस हासिल कर सकते हो, किसी मशीन से भी सर्विस हासिल कर सकते हो, किसी इंसान से भी सर्विस हासिल कर सकते हो। उसमें एक एक्शन और एक एफर्ट होती है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर सप्लाईज एक दफा और समझा दें, चलो मैं सप्लाईज एक दफा पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। सप्लाईज ये वो प्रोडक्ट की कैटेगरी है जो यूजुअली इनडायरेक्ट आइटम्स को कवर कर रही होती है। ये वो इनडायरेक्ट आइटम्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, ताकि जो है वो प्रोडक्ट को बना सकें। ये प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये वो सप्लाईज होती हैं जो हाइजीन रिक्वायरमेंट में यूज होती हैं। सही है। ये डायरेक्टली तो इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि आपके पास जो ऑयल है, जो ग्रीस है, जो मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं, अगर आप मशीन पे ऑयलिंग नहीं करोगे, उसको लुब्रिकेट नहीं करोगे, ग्रीस नहीं करोगे, तो मशीन जो है वो रुकना शुरू हो जाएगी, क्लॉग करना शुरू हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे यूज लोग उसको हार्डली उसको अटेंशन दे रहे होते हैं। अनलुब्रिकेटेड मशीन जो है वो प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगी। या वो जो स्मॉल कॉटन क्लॉथ होता है, वो क्या कहते हैं, डस्ट को साफ करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अगर आप डस्ट साफ नहीं करोगे तो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। ये जो कॉटन है हम वो यूज करते हैं सफाई के लिए, पेपर्स हो गए, मॉप्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, पेंसिल्स हो गई, फाइल्स हो गई, नीडल्स हो गई, नेल्स हो गए, स्टेपलर्स हो गए, स्टेपलर पेन्स हो गई। ये तमाम क्या है, आपके लिए वो चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होती हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस में यूज होती हैं। या फिर उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में हेल्प कर रही होती है, उनको साफ करने में हेल्प करती है, उनको जोड़ने में हेल्प करती है, लेकिन नजर नहीं आ रही होती सप्लाईज। जी। ये भी तो प्रोडक्ट है, बिजनेसेस ये भी तो परचेज करते हैं। बिजनेसेस कपड़ा भी तो परचेज करते होंगे, वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा सप्लाईज ही। ठीक हो गया। डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जो डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद होता है, कंप्यूटर फाइल की फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे कि वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल की शीट हो गई, या एक्सेल की वर्कबुक हो गई, या फिर आपके पास जो है वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो गई, या आपके पास कोई जेपैक की इमेज हो गई, या आपके पास कोई MP4 की वीडियो हो गई, या आपके पास MP3 की ऑडियो हो गई, या फिर आपके पास कोई वेब पेज हो गया। तो ये, या फिर आपके पास कोई ऐप हो गई जिसके पोर्टल वगैरह हो गया, ये डिजिटल प्रोडक्ट होता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पे एक बच्चे का सवाल है, सर अनसॉर्टेड गुड्स क्या हैं जिनको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उनको अनसॉर्ट कैटेगरीज में डाल देते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा। मैंने आपको प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग जो एक सिंगल एक्टिविटी है, मार्केटिंग आपके पास एक सिंगल एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप क्या करते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो, वैल्यू को कम्युनिकेट करते हो, वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वैल्यू को एक्सचेंज करते हो, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। मैंने बताया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो वर्ड कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम मार्केटिंग की तमाम चीजों को शैलो लेवल पे कवर करेंगे, डीप में जाके कवर नहीं करेंगे। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, चार्टर्ड मार्केटर बनने वाले नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग का जो स्कोप होता है, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है।
हमें लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है मंजन बेचना, जबकि मार्केटिंग का मतलब होता है मंजन बनाना, मंजन को पैक करना, मंजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, और मंजन को स्टोर करना, और फिर मंजन को बेचना। सिर्फ मंजन बेचना जो है वो मार्केटिंग नहीं होती है। मंजन कैसा होगा, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, कैसे बनाएंगे, क्या रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, मार्केटिंग के स्कोप का पार्ट है। तो ये हमने तमाम चीजें अब तक पढ़ ली है। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? पहला सवाल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपने दो चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है। आपने दो चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है, एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लिखा हुआ है टू इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, a business needs to develop and maintain marketing strategy। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है, क्योंकि आपको इंप्लीमेंट करना होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर लिखा हुआ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है वो प्लान ऑफ एक्शन जिसमें आप डेवलप करते हो, प्राइस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रमोट करते हो, क्या अपने प्रोडक्ट को किसके साथ, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो पार्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो पार्ट है। नंबर वन टारगेट मार्केट, नंबर टू मार्केटिंग मिक्स। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। डेवलपमेंट, इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट, प्राइस को प्राइस ही कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इसको कह सकते हैं प्लेस, और प्रमोशन को प्रमोशन प्रमोशन ही कहेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, डेवलपमेंट हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपके पास आ गया फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। अब देखो, A marketing is a group of activities designed to expedite transactions by creating, क्या क्रिएट करो, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और चलो, मार्केटिंग जो है वो एक एक्टिविटी, प्रोसेसिंग सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसमें वैल्यू को क्रिएट करते हो, प्रोडक्ट, एक्सचेंज करते हो, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्लेस, और कम्युनिकेट करते हो, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग हर जगह नजर आ रहे थे। सर टारगेट ऑडियंस को समझाएं। टारगेट ऑडियंस ये रहा कि आप क्या करते हो, पोटेंशियल बायर या कस्टमर को उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हो, ये रहा टारगेट ऑडियंस। फिर टारगेट ऑडियंस और कहाँ है, टारगेट ऑडियंस ये रहा कि आप क्या करते हो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। कस्टमर जो है आपके पास कौन हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकता है। आगे कस्टमर, इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है अच्छा कस्टमर यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे आपके पास कस्टमर जो है वो, ठीक है, अब कस्टमर आपको यहीं पे नजर आ रहा है, टारगेट ऑडियंस। अब आपको समझ आ गया, सुनिएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? आप बोलोगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। सर व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अभी तो बताया। सर व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में तुमने तमाम चीजें देखी, बाइंग एक्टिविटीज देखी, सेलिंग एक्टिविटीज देखी, ब्रांडिंग एक्टिविटीज देखी, आपने रिस्क मैनेजमेंट देखा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखी, आपने ग्रेडिंग देखी, आपने स्टैंडर्डाइजेशन देखा, आपने रिस्क मैनेजमेंट देखा, सब कुछ देख लिया। आपने ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज देखा, नहीं देखा तो क्या देखा, आपने ये नहीं देखा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्ट को सेल करने तक खत्म हो जाती है, लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे भी जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ। आपने प्रोडक्ट को परचेज किया, उसे डेवलप किया, उसे ग्रेड किया, उसे ट्रांसपोर्ट किया, उसे स्टोर किया, उसकी उसकी प्राइसिंग की, उसे उसका रिस्क मैनेज किया, तमाम चीजें कर ली, लेकिन आपने क्या चीज नहीं की, आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम नहीं किया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होते ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट वो मार्केट जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। नंबर टू मार्केटिंग मिक्स, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सर टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू टारगेट योर मार्केट, फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू सेगमेंट योर मार्केट। भाई मुझे एक मार्केट नजर आ रही है, एक ब्लैंक कैनवस नजर आ रहा है, मैं किसको टारगेट करूं? यार मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ रिच इंडिविजुअल्स को टारगेट करता हूं। अच्छा मैं अमीरों को टारगेट कर रहा हूं, इनकम ग्रुप है रिच।
लेकिन क्या मतलब है, मैं क्या पूरी दुनिया के रिच लोगों को टारगेट करूंगा? नहीं। या मैं सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर करूंगा, पाकिस्तान के रिच इंडिविजुअल्स को, सिर्फ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कवर कर लोगे? या मैं कराची से शुरू करता हूँ, तो कराची की रिच ऑडियंस को टारगेट करूंगा, इतना बड़ा कराची है, पूरी कराची को टारगेट कर लोगे यार। मैं सोच रहा हूँ मैं डिफेंस में टारगेट करता हूँ लोगों को, नाजमाबाद में कर लेता हूँ, पीसीएचएस में कर लेता हूँ, और बुलशिट की कुछ एरियाज कवर कर लेता हूँ, फिलहाल मैं ये कर लेता हूँ। तो सिर्फ ये चार को टारगेट करोगे, इसके अलावा जो है वो और तुम्हारी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है यार। मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ जो है आदमियों के लिए है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मेल जेंडर को टारगेट करता हूँ, रिच इंडिविजुअल्स कराची में, पीसीएचएस, गुलशन के कुछ ब्लॉक्स, डिफेंस और नॉट नौजाबाद। तो कहा कि सिर्फ जो है वो मेल को टारगेट कर रहे हो, तो क्या पूरी एज ग्रुप को टारगेट करोगे? नहीं यार। जो एज ग्रुप में टारगेट करूंगा वो मैं करूंगा 25 से लेके 35 या 25 से लेके 40। तो उसका मतलब है भैया मैंने क्या किया कि उस मार्केट को टारगेट कर दिया जिसमें आदमी है, अमीर है, पीसीएचएस में है या डिफेंस में है, उसकी जो एज है वो क्या है, 25 से 40 है। ये मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लिया, ये मैंने अपनी मार्केट को टारगेट कर लिया। यहाँ पे आपके पास एक अप्रोच होती है, टोटल मार्केट अप्रोच। कुछ बिजनेस इतने ज्यादा बड़े होते हैं, उनका प्रोडक्ट इतना जेनरिक होता है कि सब ही उसको यूज कर रहे होते हैं। जब सब ही उसको यूज कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, जब सभी उसको यूज कर रहे होते हैं तो उनको टारगेट नहीं, उनको अपनी मार्केट को टारगेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो पूरी ही मार्केट को टारगेट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल मार्केट अप्रोच। लेकिन कुछ बिजनेसेस इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ जाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द लेयर्स ऑफ मार्केट टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो लेयर्स ऑफ मार्केट को, ताकि अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सको। आप डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हो, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफी जैसे कि एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, रिलीजन, सोशल क्लास, इनकी बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट, टेरेन, जो लैंड की ओरिएंटेशन क्या है, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब कल्चरल वैल्यूज को कंसिडर करोगे। सोशल फैक्टर्स, पर्सनैलिटीज क्या है, मोटिव्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, फेथ क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, टारगेट अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, फिर जो आपको सही लगे आप उसको टारगेट कर लो। क्रिएटिंग अ मार्केट मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं है, 4 होते हैं। पांचवा पी जो है वो खुद पीपल है। तो पीपल तो अभी तो और टारगेट कर रहा है, तो पीपल की तो टारगेट मार्केट है, तो वापस यहाँ पे पी लिखने की क्या जरूरत है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास गुड्स भी होती है, सर्विसेज भी होती है, आइडियाज भी होते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास हो गया। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आपको बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस होती है या फिर मार्केट प्राइस होती है। फिर आपके पास दूसरा रेगुलेटेड प्राइस होती है। मार्केट प्राइस जो होती है डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से मिलती है। फिर जो आपके पास रेगुलेटेड प्राइस होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर की दे देती है, या रेंज बना के दे देती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और प्राइस जो है वो सिर्फ मॉनेटरी प्राइस नहीं होती है, समटाइम्स इमोशनल या मेंटल प्राइस भी होती है, कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, तो वो भी प्राइस पे कर रहे होते हैं। प्लेस की बात करें तो वर्चुअल प्लेस हो सकता है, ई कॉमर्स, या फिर फिजिकल प्लेस हो सकता है जाके मार्केट वगैरह लगी होती है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, फिर डिजिटल मार्केटिंग। फिर आपके पास जो है वो टेलीविजन पे कमर्शियल्स आ रहे होते हैं, एटीएल एक्टिविटीज होती हैं, फिर बीटीएल एक्टिविटीज होती है, फिर आउट ऑफ होम मार्केटिंग हो रही होती है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास है पीपल जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पीपल हो जाएंगे। ये आपके पास मार्केटिंग मिक्स आ चुका है। फिर आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर एक ग्रोथ आती है, फिर एक मेच्योरिटी आती है, फिर एक डिक्लाइन आ जाता है। लेकिन प्रोडक्ट को आज डिस्कस नहीं करेंगे, मैं चीजों को वाइंड अप कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कल शुरू करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है समझो कि 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद हम चले जाएंगे ब्रांडिंग की तरफ। ब्रांडिंग जो है वो एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। फिर हम चले जाएंगे सेलिंग एक्टिविटीज की तरफ, ये एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो कल इंशाल्लाह आधे घंटे में हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और कल चैप्टर नंबर 8 भी शुरू कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको चैप्टर नंबर 8 पूरा करा दूं, ताकि हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। अगर हमें कुछ टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पीआरसी 1 की भी कोई क्लास कर लूंगा।
थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस वगैरह करा दूंगा, लेकिन आई हाईली डाउट, बस बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा, बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करानी होती है। तो कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे, घर पे पढ़ें, बुक रीड करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें अपने लेटर्स की, एसे की, प्रेसी की, शॉर्ट रिपोर्ट्स की, मेमो की, कॉम्प्रिहेंशंस की, vocab तैयार करें, बुक रीड करें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक रीड करें, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लें, पैनिक नहीं करें, अलग से असाइनमेंट सॉल्व नहीं करें, इवन मेरा भी कोई असाइनमेंट सॉल्व नहीं करें, कोई अलग से असाइनमेंट सॉल्व नहीं करें, अपने पेपर पे फोकस करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें, एक्सपेक्टेशंस को मिनिमम रखें, जाके पेपर अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। बहुत पढ़ाई की आप लोगों ने, पढ़ाई जाया नहीं जाएगी, बस जो पढ़ा है उनको फाइनलाइज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। मैंने आज आपको पढ़ाया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें आप वैल्यू क्रिएट करते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हो, आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, आप उसे कम्युनिकेट करते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसे एक्सचेंज करते हो। फिर मैंने आपको बताया कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, कि जिसमें आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केटिंग रिसर्च। फिर जब ये पता चल गया तो कॉस्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप बाइंग डिसीजंस खुद ले रहे होते हो। फिर जब आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा लेते हो तो उसके बाद आप उसकी ग्रेडिंग देखते हो, उसकी पैकेजिंग देखते हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज देखते हो। फिर उसके अलावा आप देखते हो कि उसके रिस्क को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, उसकी ब्रांडिंग पे काम कर रहे होते हो। फिर प्रोडक्ट मैंने बताया, प्रोडक्ट वो चीज जो मार्केट में ऑफर की जा सकती है अटेंशन, एक्विजिशन और यूज के लिए, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो नॉन फिजिकल भी हो सकता है। नॉन फिजिकल में सर्विसेज आ जाती है, आइडियाज आ जाते हैं। प्रोडक्ट जो है रेलिवेंट होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, वो जो है अडेप्टेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसमें आपके पास कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट किया प्रोड्यूस परचेज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज किया जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपके पास आ जाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज किया जाता है। जो आपके पास शॉपिंग प्रोडक्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी परचेज कम हो जाती है, और स्पेशलिटी की सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो जाती है परचेसिंग की। इंडस्ट्रियल में आपके पास आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम परचेज इसलिए करते हैं हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कैपिटल आइटम्स को इसलिए परचेज करते हैं ताकि हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प मिल जाए, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि इक्विपमेंट, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है कि आप उन मैन मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। फिर आपके पास रहते हैं मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, जो कि अपने पास फिनिश फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, असेंबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर। फिर सप्लाईज जो है ये कंज्यूमेबल्स होते हैं, ये फॉरेन से यूज हो जाते हैं, एज सच नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्शन में मसले आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने बात की मार्केट स्ट्रेटेजी की। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है ताकि हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर सके। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स, और टारगेट टारगेट मार्केट। सर मार्केट को टारगेट कैसे करेंगे, पहले आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केटिंग सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बाद इवेल्युएट करते हो लेयर्स ऑफ मार्केट को, फिर अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हो। सर आपके पास कौन कौन सी मार्केट सेगमेंटेशन होती है, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक और सोसाइटी। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। जी, कोई सवाल है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है? नहीं? चलिए आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।